नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना से जंग के बीच कई मोर्चे पर अच्छी खबर भी आई है। ऑक्सीजन की सप्लाई तेजी से बढ़ रही है। देश में पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट जल्द से शुरू किए जाएंगे। सिंगापुर, जर्मनी से भी मदद पहुंच रही है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली तक भी ऑक्सीजन टैंकर पहुंचेंगे। और इस बीच वैक्सीन और ऑक्सीजन पर राजनीति भी हो रही है। कोरोना से लड़ाई में बड़े और कड़े फैसले कितने फायदेमंद होंगे? क्या ये फैसले लेने में देरी हो गई? क्या मुश्किल वक्त में भी सरकारें राजनीति नहीं छोड़ सकती? इन पर हम बात करेंगे। पहले आपको कोरोना पर 10 बड़े अपडेट्स जो हैं वो बता देते हैं। कोरोना पर 10 बड़े अपडेट सबसे पहले आप जान लीजिए क्या क्या है। 24 अप्रैल 3,49,000 से ज्यादा केस दिल्ली में। एक हफ्ते में बढ़ा लॉकडाउन का जो वक्त है, दिल्ली में एक हफ्ते बढ़ा दिया गया है। और पूरे देश में 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। बंदरगाहों पर ऑक्सीजन उपकरण पर टैक्स नहीं होगा। वैक्सीन को लेकर अफवाह से दूर रहने की सलाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। और महाराष्ट्र में सभी को मुफ्त में वैक्सीन का ऐलान किया गया है। दिल्ली में पोर्टल पर ऑक्सीजन की जानकारी दी जाएगी। ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप कहां से ला रहे हैं, कहां ले जाएंगे, किसको देंगे, कितना खर्च होगा, इसकी जानकारी आपको पोर्टल पर देनी होगी। टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा का निधन हो गया है। रायगढ़ से 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त देश के 4 बड़े डॉक्टर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आप। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम ये समझें कि ये माइल्ड बीमारी है, सिर्फ 10 से 15% में सिवियर हो सकती है। दूसरी चीज ये समझना चाहिए कि जो हम बात करते हैं इंजेक्शन की, रेमडेसिविर की, वो इंजेक्शन जो है, अगर हम WHO की ट्रायल की बात करें, सॉलिडारिटी ट्रायल ने, वो एक नेगेटिव स्टडी थी। उस ट्रायल ने ये शो किया कि रेमडेसिविर से ना आपकी जान बचती है, ना आपकी हॉस्पिटल स्टे कम होती है। यूएस के एक स्टडी ने ये शो किया था कि अगर रेमडेसिविर हम मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट में, मॉडरेट टू सीवियर, माइल्ड में किसी ने नहीं दिया है, मॉडरेट टू सीवियर में दें तो हॉस्पिटल स्टे कुछ हद तक कम हो जाता है। इसलिए जो स्टेबल पेशेंट्स हैं, जो घर पे हैं, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, 94 से अबव है, इन लोगों को रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं है। और रेमडेसिविर अगर आप लेंगे तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, फायदा कम होगा। इसलिए एक बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है। सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, जिनको मॉडरेट टू सीवियर डिजीज है और जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 से कम हो रही हो, जिनके लंग्स में शैडोज आ रहे हो, जो हम एक्सरे या सीटी स्कैन से देखते हैं, या ब्लड की रिपोर्ट में ऐसे पैरामीटर्स आ रहे हो जो ये सजेस्ट करें कि वो मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी सैचुरेशन कल 98 थी और आज 97 हो गई तो आस्ता आस्ता मेरी सैचुरेशन गिरने लग रही है और मैं ऑक्सीजन लगाना शुरू कर देता हूँ। हमें ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन जो हम देखते हैं ब्लड में, चाहे आपकी सैचुरेशन 94 हो, चाहे 98 हो, चाहे 99 हो, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लगभग उतनी ही रहती है। क्योंकि जो हम फिजियोलॉजी में बात करते हैं कि एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, वो आपकी सैचुरेशन जब 90 से ऊपर होती है तो कर्व एकदम फ्लैट होता है। इसका मतलब आप अपनी सैचुरेशन और बढ़ाने से आपके खून में ऑक्सीजन ज्यादा नहीं बढ़ती। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 95, 94, 97 है, ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि सांस की तकलीफ है, चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो रही है, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, पेट के बल लेट सकते हैं, उससे भी आपकी सैचुरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ये पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है और एकदम ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आप ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको कम करेंगे और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन आप लगाएंगे तो किसी व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको आप ऑक्सीजन डिनाई कर रहे हो और उसके लिए वो लाइफ सेविंग हो सकती है। तो इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी। जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें। और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। इस मैसेज के बाद मैं अब डॉक्टर नरेश त्रेहिन को कहूंगा कि वो अपना मैसेज दे, जिससे हम लोगों को आगे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके। तो जैसे डॉक्टर साहब ने ये मुद्दा उठाया कि कैसा पैनिक फैल रहा है,
और कैसे अपने आप का संतुलन मेंटेन करना है। आप ये देखेंगे कि पहले जब RT-PCR पॉजिटिव होता है तो सिम्टम्स मेनली जिससे शुरू होती है या ड्राई कॉफ या लॉस ऑफ स्मेल या फीवर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे शुरू होता है। RT-PCR तो कराने से पता लग जाएगा कि है कोविड पॉजिटिव के नहीं। जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है, मेरे एडवाइस ये है कि अपने लोकल डॉक्टर जिससे आपको ऑलरेडी संपर्क है उससे आप कंसल्ट करें, क्योंकि आज सब डॉक्टर्स को जो प्रोटोकॉल जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताई वो प्रोटोकॉल सबको पता है और वो उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो मेजॉरिटी मतलब 90% से ऊपर ही लोग जो हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे जिनकी दवाइयां उचित टाइम पे उचित दवाई दी जाएगी। ऑक्सीजन का तो आप डॉक्टर साहब ने बताया ऑलरेडी, पर ये बात सोचने की है कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। जैसे योगा का जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज है वो बहुत ही इफेक्टिव होती है हमारे लंग्स को एक्सपैंड करने में, और क्योंकि आप जब लंबा सांस लेके रोकते हो तो ऑक्सीजन की एक्सचेंज भी ज्यादा होती है ब्लड के साथ, तो आप देखेंगे कि अपनी लंग्स की हेल्थ को ठीक रखना है। और अगर जो टेंडेंसी कोई हो तो वो जो प्रोन पोजीशन में बताया वो होना जरूरी है। अगर जो इससे आपके घर में आइसोलेशन की फैसिलिटीज ठीक नहीं है तो हम सब हॉस्पिटल्स ने एक क्वारंटाइन फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल के पास ही ले ली है, जैसे हमने रेड फॉक्स लिया है। हम पेशेंट्स को जिनको कुछ एंजाइटी है या जिनके पास घर में सुविधाएं नहीं है, हम रेड फॉक्स में उनको भेज देते हैं। वहां पे हमारे डॉक्टर और नर्सेज उन पे मॉनिटर रखते हैं। अगर जो वहां से किसी को तकलीफ होती है कि बात बढ़ गई, जो 5% की बात कर रहे हैं हम, उनको फिर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो ये रूट भी बहुत सिक्योर लगता है लोगों को, तो इसीलिए घर सबसे ज्यादा अगर जो मॉनिटरिंग हो रही है, डॉक्टर आपको सेटिस्फैक्टरी अगर जो आपको मॉनिटर कर रहा है तो वो सबसे अच्छा है। उसके बाद मैंने बताया इंटरमीडिएट एंड हॉस्पिटल तभी जाना है जब इंट्रावीनस ड्रग्स की जरूरत हो या नॉर्मल ऑक्सीजन जो 2-4 लीटर दे रहे हैं हम, उसके बावजूद भी ऑक्सीजनेशन बहुत गिर रही है। सो ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को सबको अपना प्रोटेक्शन करना है सबसे पहले, डिजीज से पहले। वो जो तीनों गुर बोल रहे हैं हम कि बार बार जो मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन की बात करते हैं, उसको आप डबल अप करिए। मतलब ये कि अगर जो आप घर से बाहर जा रहे हैं कहीं क्राउडेड प्लेस में तो डबल मास्क यूज करें। N95 है तो N95 और एक वो जो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, अगर जो नहीं है कॉटन मास्क भी यूज करते हैं तो 2 करें, एक और उसका ऐसे टाई करें कि वो सील बन जाए आपकी फेस के ऊपर। तो इससे जो ब्रीदिंग हो आपके नोज और लंग्स में जो हवा जा रही है उसमें वायरस ना जाए। सो ये तो हो गई प्रिवेंटिव। और मेरे को ये ख्याल है कि आज के दिन हमारी जो लड़ाई है संक्रमण में, ये सबसे पहला जो सिपाही है वो पब्लिक है हिंदुस्तान की। क्राउडेड प्लेसेस से दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है बड़ी शादियां या पार्टीज करने की। जो क्राउड इवेंट्स हैं उनसे दूर रहे और अपनी पूरी हिफाजत करें बाय मास्किंग एंड ऑल दैट। अब लोग पूछते हैं कि हम घर से बाहर जो जाना पड़ता है, जो काम करने वाले हैं युवा, उनको जब वो घर आते हैं वापस, पहले तो अपना मास्क को साइड में रखें, अपने कपड़े चेंज करें, फिर फैमिली से मिले, क्योंकि यू डू नॉट वांट टू इन्फेक्ट योर अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। तीसरी बात ये है कि ये जो अब कंफ्यूजन हो रहा है बहुत कि ये वेरिएंट्स जो आ गए हैं, ये वेरिएंट से एक बात जाहिर है क्यों हम कह रहे हैं और सावधान रहो, बिकॉज ये वेरिएंट की जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी है वो डबल हो गई है। तीसरी बात यह है कि अगर जो आप अपना घर पे स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, ये अमल करेंगे, तो हो सकता है आपको लगे ही नहीं, वो बेस्ट तरीका है। अब जो ऑक्सीजन के ऊपर कंफ्यूजन हो रही है, जो आप देखते हैं, पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, वो इसलिए हुई है कि हिंदुस्तान में
जो पहले हमारे हेल्थ केयर की कंजम्पशन थी ऑफ ऑक्सीजन, कोई अबाउट 15 से 2000 टन की थी ऑक्सीजन पर डे। अब हमारी जो वो रिक्वायरमेंट है वो 7-8 हजार तक पहुंच गई है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी जो नॉर्मल हमको सप्लाई करती थी, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो पूरा कोशिश कर रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली जो हमारे स्टील प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं, उनके पास बहुत कैपेसिटी, पर उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील प्लांट से हॉस्पिटल्स के लिए वो क्रायो टैंक्स की जरूरत होती है, जिसकी जो तादाद है वो इतनी नहीं थी। पर गवर्नमेंट ने अब ये इंपोर्ट कर लिए हैं, शुरू हो गया आने, और उम्मीद है कि आने वाले 5-7 दिन में जो ये तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल्स में, लास्ट घंटे 2 घंटे की ऑक्सीजन बचती है तो ऑक्सीजन डिलीवर होती है, वो जो सिचुएशन है मेरे को लगता है अंडर कंट्रोल आ जाएगी। पर ये हमारे को सबको मिलकर लड़ना है और निश्चिंत रहे कि इससे जीत होगी। तो मैं अभी आपको डॉक्टर सुनील कुमार से हैंड ओवर करता हूं कि वो जो बाकी बातें हैं इस संक्रमण की, ये उस पे आप अपना मार्गदर्शन दें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर त्रेहान, डॉक्टर नवीद एंड हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे बुलाने के लिए। मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इंडिया हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर त्रेहान जी हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी हैं, उन्होंने बहुत सी सारी बातें इस कोविड-19 के इन्फेक्शन को लेकर के क्लियर कर दी हैं। और ये सभी तथ्य हमें ध्यान में रखने चाहिए। हमें इस बात पर इत्मीनान रखना चाहिए कि हमारे इतने सीनियर डॉक्टर्स जो है, जिनका इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, जिन्होंने इस कोविड-19 इन्फेक्शन के बारे में न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया को ज्ञान दिया है, वह हम सबको, हमारी जनता को बता रहे हैं कि पैनिक नहीं करना है। तो एक विश्वास आना चाहिए। तो जब हम सब लोग मिल करके आपके सामने आ रहे हैं, तो ये आप सभी को विश्वास करना चाहिए कि तथ्यों पर ध्यान दें, ना कि पैनिक सिचुएशन पर। देखिए, जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, इस बात पे ध्यान रखिए, 2020 एक बहुत ही एक अजीब सी नई बीमारी लेकर के आया, और हमने उस समय हमारी इस बारे में कोई तैयारी नहीं थी। भारत सरकार ने अपनी पूर्णतः अपना कर्तव्य निभाया, और जहां हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बिल्कुल एक अनोखे स्तर पर पहुंचा दी, जहां हम लोग RT-PCR टेस्ट करने की एक लैब होती थी हमारी, वहां हमने 2000 से ऊपर 2500 से ज्यादा लैब्स बना लिए पूरे देश में। जहां हमारे पास टेस्ट की कैपेबिलिटी बहुत कम थी, वहां हमने लाखों में टेस्ट करने की जिम्मेदारियां और निभाई हैं, और कैपेबिलिटी तक पहुंचे हैं। जहां हम अपने PPE किट्स के बारे में बात करें, जहां हम अपने मास्क के बारे में बात करें, तो जहां हमारे बेड्स की बात करें, जो हमारे जो हॉस्पिटल बेड्स होते हैं या कोविड केयर सेंटर्स होते हैं, जिनमें हम सिर्फ माइल्ड केसेस को एडमिट करते हैं, या हमारे जो टेस्टिंग जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जो टेस्ट में पॉजिटिव आते हैं और एसिम्प्टोमेटिक, या वो बहुत ही घर में उनका इलाज किया जा सकता है, उनको ट्रैक करना, उनसे कांटेक्ट एस्टैब्लिश करना, उनके हालचाल पूछना, उनको सही सलाह देना बाय पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन या थ्रू हेल्पलाइन। तो एक बहुत बड़ा सफर हमने पिछले साल तय किया, और देयरफॉर ये हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, या हमारे जो भी स्टेप्स लेते हैं इस बारे में, वो बहुत कंक्रीट और साइंटिफिक स्टेप्स लेते हैं। हमारे यहाँ कई सारे ग्रुप बने हुए हैं जो बिल्कुल टॉप साइंटिस्ट को लेकर के हैं, टॉप डॉक्टर्स को लेकर के हैं, टॉप माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लेकर के हैं, टॉप एपिडेमियोलॉजिस्ट को लेकर के हैं। तो वो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं। भारत सरकार का एक तरह से उसको अग्रणीय
रोल अदा कर रहे हैं ताकि हम देश में इस कोविड-19 की लड़ाई को आगे ले जाएं। तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये जो इन्फेक्शन हुआ है, ये जो इस साल जो इन्फेक्शन फैल रहा है, उसके मेरी राय में तो मुख्यतः 2 कारण हैं। एक तो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल गए। हमने ये कहा जाता है कि हम ह्यूमन बीइंग की जो माइंड जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये साबित कर दिया हमने कि हम बहुत जल्दी भूल गए कि हम तो अमर हैं, अजर हैं, और हम इकट्ठा भी रह सकते हैं, बिना मास्क के भी रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन कोविड हिट अस बैक। तो इसलिए हमें ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल उपयुक्त है, और वह हमें फेल करेगा अगर हम उसको फेल करेंगे। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पास करिए, और तो आपको वो पास करेगा, फेल नहीं करेगा। पहली बात तो ये, सरकार ने वैक्सीन की कैपेबिलिटी को कितना ऊपर लेके गए कि हम वैक्सीन से सारी दुनिया को वैक्सीन दे रहे हैं। तो वैक्सीन को अपनाइए। वैक्सीन के बारे में गलत गलत धारणाएं बनी थी कि वैक्सीन से इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन का साइड इफेक्ट हमें मालूम नहीं है, वैक्सीन के बारे में कहीं ऐसा ना हो बाद में कुछ कैंसर्स होने लगे, और ये वो कई तरह की तमाम बातें की गई वैक्सीन को लेकर भी। तो वैक्सीन को अपनाया नहीं, वैक्सीन को जरा खुली बाहों से और खुले मन से अपनाइए, इसके बारे में पॉजिटिव रहिए। इसमें सरकार आपके स्वास्थ्य की ध्यान रखती है। हमने जो ऐप बनाया है, या जो हमने वो बनाया है, अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सभी तरह की आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं वैक्सीन को लेकर के, वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं, और उसमें ये पाया गया है कि कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है, बल्कि एक तरह से नेग्लिजिबल है। तो वो एक सेफ वैक्सीन आपको दी जा रही है, तो उसको अपनाना चाहिए जनता को आगे लेकर। ये वैक्सीन आपको हमारी जो इन्फेक्शन की चेन को कट करेगी। 2 चीजें जो इन्फेक्शन को कट करेंगी वो यही है, एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें डॉक्टर रेहान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि मास्क कैसे कैसे पहन सकते हैं। मास्क को तो देश के 4 बड़े डॉक्टर आपको यह बता रहे हैं कि कोरोना काल में आपको क्या करना है, कौन सी दवाई लेनी है, अगर आप पीड़ित हो जाते हैं तो आपको क्या करना है, कौन सा इंजेक्शन आपके लिए फायदेमंद है, कौन से इंजेक्शन लेने से आपको नुकसान हो सकता है, और अगर आप अपने घर के बाहर जाते हैं तो आप कैसे रहेंगे। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, देश के 4 बड़े डॉक्टर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को, वो बता रहे हैं कि आपको कोरोना के इस महामारी के बीच क्या करना चाहिए। जहां जरूरत है तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जब आप आइसोलेशन में होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इन्फेक्शन हो गया, माइल्ड इन्फेक्शन है, और आपको घर में इलाज करना, ये बात देखिए बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर रेहान ने बड़े ही अच्छे तरीके से साफ शब्दों में कही कि 99% लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। मैंने भी देखा है, मेरे पास भी कई सारे फोन आते हैं दिन भर में कि हमें यहाँ बिस्तर दिला दो, हमें वहां बिस्तर दिला दो। तो मेरा सर्वप्रथम ये प्रश्न होता है कि आप बीमार कितने हैं। आप बीमार अगर उतने नहीं हैं तो आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2 नुकसान होंगे। एक, आप अननेसेसरी बेड ऑक्यूपाई करेंगे, किसी और सीरियस मरीज को बेड की जरूरत है वो उसको नहीं मिलेगा, आप अननेसेसरली ऑक्यूपाई कर लेंगे। दूसरा, जो हमारे जो फोर्स है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो आपके अटेंशन में लग जाएंगे और आपको ध्यान देंगे, और जो सीरियस मरीज है वो बेचारा छूट भी सकता है। ऑक्सीजन की भी आप यूज करेंगे। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं वो भी आप यूज करेंगे, और इससे दूसरा ये होगा कि आप हमारे जो एक तरह का पैनिक भी होगा कि अरे वो अस्पताल में दाखिल हो गए, बहुत सीरियस बीमारी है, पता नहीं कितने बीमार हैं। नहीं, आप इसको रोकिए, और जब तक, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने तो बहुत अच्छी बात करी, फर्स्ट कांटेक्ट जो है आपका फैमिली डॉक्टर ही होना चाहिए। जब उसको सलाह ले, और हमने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर जानते हैं, हर घर में थर्मामीटर होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कोई बात नहीं, आजकल तो फोन में ऐप है, और आपको रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। और आप देखिए कोई खांसी तो नहीं हो रही है, अगर आपकी खांसी बढ़ रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है
तो तुरंत आप हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करते हैं, वो आपको सही सलाह दे देंगे। कोई जरूरत नहीं है दवाइयों की। ज्यादातर केसेस में डॉक्टर गुलेरिया ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, तो मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। पैनिक ना करें। जब आप आइसोलेशन में पहुंच जाते हैं तो अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें? सांस लंबी लंबी लीजिए, जैसे डॉक्टर त्रेहान ने बताया, अनुलोम विलोम। स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को होपफुल बना के रखिए, और न केवल अपनी हेल्प करिए बल्कि दूसरों को भी हेल्प करिए और उनको पॉजिटिव करके रखिए। न्यूज वगैरह पर बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। देखिए, न्यूज में कई सारी चीजें होती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं, किसी तरह का पैनिक क्रिएट करना होता है। आपने सभी सुना है, टीआरपी भी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मैं उन सब चीजों के बारे में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सिलेक्ट न्यूज करें, सिलेक्ट न्यूज सुने, और बहुत ज्यादा न्यूज ना सुने। सारे दिन भर न्यूज सुनते रहेंगे, आपका सचमुच में आपका मस्तिष्क जो है वो फटने लगेगा, वो आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि आप पढ़ें, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई अच्छी स्टोरी सुने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाइए। ये सब भी रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये आपको भी करना है। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर डॉक्टर्स को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर सोसाइटी को भी करना है, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मीडिया को भी करना है। तो इन सब बातों को लेकर के अब मैं चाहूंगा कि इसी चर्चा को आगे डॉक्टर नवनीत आगे बढ़ाएं। ओवर टू डॉक्टर नवनीत। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सुनील कुमार। हमें इस बीमारी को हराना है। अगर हमें इस बीमारी को हराना है तो हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाना है। हमें हेल्थ केयर वर्कर्स इस टाइम बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम हेल्थ केयर वर्कर्स को बचाएंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स ही पेशेंट्स को बचा पाएंगे। जब पेशेंट्स बचेंगे, हेल्थ केयर वर्कर बचेंगे, तभी हम देश की इकोनॉमी को भी बचा पाएंगे। तो ये सब लिंक्ड है। इस सब को लिंक करने के लिए हमें ब्रेक द चेन, हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उसको घटाना है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, ब्रेक द चेन। हम इन नंबर्स को कैसे कम करें? अब इस नंबर को कम करने के लिए किसकी जिम्मेवारी है? इसके लिए सबकी जिम्मेवारी है, मीडिया की जिम्मेवारी है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान मैक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, मनोज कुमार जी। उनके पास चलते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। आप 4 डॉक्टरों को सुन रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मनोज कुमार जी, डॉक्टर साहब, क्या अभी इस वक्त जो पैनिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, लोग किसी को सुनने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि बड़े बड़े डॉक्टर अभी देखिए बैठकर, देश के 4 बड़े डॉक्टर बैठकर ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में ये डर है कि अगर आपने इनिशियली, जब आप थोड़े से बीमार हुए तब हॉस्पिटल नहीं गए, और तब अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक से शुरू नहीं हुआ तो आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे, आपकी जान जा सकती है। ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, मैं अभी बहुत ध्यान से ये प्रेस ब्रीफिंग सुन रहा था, और इसमें अधिकांश बातें जो हमारे रोल मॉडल डॉक्टर्स, इनको कहूंगा, उनकी बातों से मैं सहमत हूं। बट पैनिक जो है वो मैं एक जगह डिफर कर रहा हूं कि पैनिक रियल है। ठीक है, पैनिक नहीं होना चाहिए और पैनिक होने की कोई वजह नहीं है। हमेशा पैंडेमिक्स में और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव होना चाहिए। बट ये बात भी सच है कि पैनिक का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। जब हम सॉल्यूशन लेस हो जाते हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करें, हम सॉल्यूशन लेस हो जाते हैं। अगर किसी का ऑक्सीजन सैचुरेशन घर में गिरता है, अगर उसको ये सर्टेनिटी हो कि हमारे इर्द गिर्द कोई अस्पताल है जहां जाके इसको ऑक्सीजन लग जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, तो मुझे लगता है पैनिक की कोई सिचुएशन ही नहीं है। देखिए, महामारी है, हमारे जो लॉजिस्टिक है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। 7200 मैट्रिक टन हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, 8000 मैट्रिक टन हमारी रिक्वायरमेंट है आज के डेट में। ट्रांसपोर्टेशन भी प्रॉब्लम है, सब कुछ। सरकार का कोशिश भी काबिले तारीफ है, एयरफोर्स का कंट्रीब्यूशन तो मैं हाथ जोड़ के और सैल्यूट करता हूं लोगों को। लेकिन बात यह है कि हम चर्चा जब इस विषय पे करते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन, पैनिक को हटाने का सॉल्यूशन क्या है। तो मेरे हिसाब से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हर क्षेत्र में, कोई एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहां ना सुनने को मिले कि हाँ, लोगों को ये पता हो कि हम यहाँ चले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिल जाएगा। तो बातें तो ठीक है, पैनिक का तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे लगता है कि 20% पेशेंट्स ही सिम्प्टोमेटिक होते हैं और उसमें से हार्डली 2%, 5% को एडमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। इस वेव में थोड़ी दिक्कत यह है कि
हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट्स हैं उनमें 50% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा डिफरेंट है ये फर्स्ट वेव से। तो मेरा बस एक यही सुझाव है सारे लोगों से कि वो पैनिक तो नहीं हो, पैनिक होना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बट एट द सेम टाइम मुझे अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसी व्यवस्था जरूर करें, क्षेत्रीय व्यवस्था, हर मोहल्ले में एक ऐसा स्थान सुनियोजित करें जहां जाके लोगों को कम से कम प्राइमरी केयर मिल सके। जी, डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर पीके अग्रवाल। डॉक्टर साहब, अभी जो बातें 4 डॉक्टर, देश के बड़े डॉक्टर कह रहे थे और आप लोग लगातार सलाह दे रहे हैं, टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी बातें आप लोग कह रहे हैं और लोग उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन जो एक बात डॉक्टर मनोज ने कही है वो बड़ी बात है। वो बात यह है कि अभी आपको लग रहा है कि अभी आपकी तबीयत कम खराब है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो क्या आपको कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा, क्या आपको कोई डॉक्टर मिल जाएगा, क्या वक्त पर आपको मेडिसिन मिल जाएंगी, दवाइयां मिल जाएंगी? अभी लोगों के मन में सबसे बड़ा डर है और इस डर से लोगों को कैसे निकाला जाएगा? वास्तव में ये सबसे बड़ी समस्या यही है कि देश के लोगों की जिजीविषा है वो सूख रही है। लोगों का जो विश्वास है अपने आप से हट रहा है। यदि किसी के घर में, परिवार में यदि कोई कोरोना पीड़ित हो जाता है तो उसकी दुर्दशा जो होती है वो कहने लायक नहीं है। वो जो डॉक्टर जो कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको बड़ा दुख होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम आसपास जो डॉक्टर लोग, पहले क्या है, किसी भी कोरोना पेशेंट होने पे घर पे डॉक्टर फ़ोन करता था, उसकी व्यवस्था रहती थी सेंट्रल, वो आजकल नहीं है जो होम आइसोलेशन में पहले थी। इसके अलावा हमें चाहिए कि जहाँ पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के उत्पादन होता है, बड़े बड़े कारखाने हैं, उर्वरक कारखाने हैं, वहाँ पे हम टेंट लगा के ऐसी व्यवस्था करें अस्पतालों की जिससे कि 3rd और 2nd कैटेगरी के जो कोविड पेशेंट हैं वो एक साथ समूह में रह सकें, क्योंकि लोग घरों में नहीं रहना चाहते। ऑक्सीजन का मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि जो हमारी जो पेट्रोलियम कंपनी है उनको इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्ट करने का वो उनका काम ही है, या सीएनजी ट्रांसपोर्ट करते हो, उनको हमें पकड़ना होगा, क्योंकि उनके पास ट्रक्स हैं, वो हैं, और वो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन को वो गांव तक वो पेट्रोल पहुंचाते हैं। तो हमें उनको इंटरेस्ट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो, इसके अलावा जो डॉक्टरों ने बताया कि ये नहीं है कि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, फिजियोथेरापी के द्वारा भी ऑक्सीजन की समस्या का हल हो सकता है, योगा प्राणायाम के द्वारा हो सकता है। लोग घरों में एसी ना चलाएं, जैसे चाइना में एसी चलाने से प्रतिबंध है, अगर कोई चलाता है तो उस पर पनिशमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्क लगाने पर भी जो दंड हुआ है बहुत कम हुआ है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 चीफ मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया, इससे बड़ा पैनिक हुआ है, लोग अब मास्क लगाने लगे जो उत्तर प्रदेश में नहीं लगा रहे थे। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है हमारे देश में, क्योंकि प्रशासन है तो प्रशासन का ये भी कर्तव्य है कि लोगों को ठीक तरह से चलना सिखाए। वैसे तो लोगों का दायित्व तो जरूर है, लेकिन अगर यहाँ पर जो इन्फोर्समेंट है जो अभी वो कम हो गया है। इसके अलावा जो हम लोग प्रसार माध्यमों के द्वारा भी जो रामायण और महाभारत पहले स्टेज पे जो हुई थी, लोगों का कोरोना से ध्यान हटाएं, लोगों को जिससे गम भूलें, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी भी फिक्स होना चाहिए कि क्यों इस प्रकार की भूल हो रही है। आज बिल्कुल, जिम्मेदारी अधिकारियों की फिक्स होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स की फिक्स होनी चाहिए, नेताओं की फिक्स होनी चाहिए डॉक्टर साहब, और जिम्मेदारी हर नागरिक की फिक्स होनी चाहिए। हमारी आपकी जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन अभी डॉक्टर मनोज, अभी कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों की चिंता बढ़ा देती है। सबसे पहली बात यह कि ऑक्सीजन, लोगों को लग रहा है कि ऑक्सीजन अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए, सिलेंडर अपने घर में स्टोर करके रख लीजिए, जरूरत पड़ने पर काम आ जाएगी आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि रेमडेसिविर, जिसका जिक्र डॉक्टर गुलेरिया ने भी किया, कि रेमडेसिविर क्या पेशेंट्स को लगना जरूरी है, किन पेशेंट्स को लगना जरूरी है, जिसको लेकर हाय तौबा मची हुई है, उसको लेकर सरकारों की जो पॉलिसी है वो अपनी जगह कागज पर, लेकिन जमीनी हकीकत अपनी जगह। तीसरी बड़ी बात यह है कि हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो घर में रहने वाले जो मरीज हैं, घर में रहकर जो अपना इलाज करा रहे हैं, उनका इलाज भी तुरंत हम कर दें, उनको हॉस्पिटलाइज करा दें। जी, मैं सबसे पहले रेमडेसिविर की बात करूंगा। रेमडेसिविर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है और इसको सबसे पहले इबोला वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए यूज किया था, गिलियड साइंस ने बनाया था। इसके जो ट्रायल्स हैं, यूएस ट्रायल्स हैं, उसमें इसने हॉस्पिटल कोर्स को कम किया। ये कोई रामबाण दवा नहीं है। उनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सॉलिडरिटी ट्रायल जो
WHO के अंडर हुआ था, उसमें इसके निगेटिव रिपोर्ट्स हैं। इससे न तो कोई मृत्यु दर में कमी आई और न तो कोई बहुत ज्यादा फायदा हुआ हॉस्पिटल के कोर्स में भी। तो फिर डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मैं आपको टोक रहा हूं, तो फिर अभी जो रेमडेसिविर को लेकर इतनी हाई तौबा मची हुई है, लोग परेशान हैं, डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं। मेरे पास कम से कम 20-25 ऐसे प्रिस्क्रिप्शन पड़े हुए मोबाइल पर जो लोगों ने भेजे हैं, जिनको डॉक्टर ने कहा कि 6 इंजेक्शन आप लगवाइए क्योंकि 6 इंजेक्शन का कोर्स है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? वो जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं रेमडेसिविर, वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं फिर सर? देखिए, ऐसा है कि अभी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में बहुत सारे सेंटर्स पे रेमडेसिविर को अर्ली स्टेज में मॉडरेट टू सीवियर कोविड, उनको ये समझाना चाहिए। डॉक्टर्स को भी मैं ये संदेश दूंगा कि वो कहें कि ये कोई ऐसी रामबाण दवा नहीं है, मिल जाए तो ठीक है, अवेलेबल है तो लग जाएगा, इसके प्लस माइनस रूल हैं। जब एक और तर्क गढ़ा जा रहा है, आपने अपनी बात पूरी की, एक लाइन में आपने अपनी बात पूरी कह दी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज, आपने एक लाइन में अपनी बात पूरी कर दी कि भाई जरूरत हो तो लगवाएं। एक बात और है जो हम लोगों को सुनने को मिल रही है, जो हमारे पास फोन आ रहे हैं, उसमें लोग हमें ये कह रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल 80 हो गया है, 70 हो गया है, 84 है, 90 से नीचे हो गया है, इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं कि रेमडेसिविर लगवा लीजिए। क्या यह सही बात है कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए या आपके फेफड़े के इंफेक्शन को कम करने के लिए रेमडेसिविर लगवाया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले कहा कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है और बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है कि कोविड निमोनिया के सीटी पिक्चर को भी बहुत चेंज करता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब डेस्परेट सा सिचुएशन होता है, जब सैचुरेशन ड्रॉप होता है, उस हालत में क्या है कि हमारे पास बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं, तो डॉक्टर्स यूजुअली रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी, टॉर्सिलिजुमेब, इन सब चीज़ों के लिए बोलते हैं। बट अभी तक जो मेन स्टेज जो है ट्रीटमेंट का, जो कहिए कि जो स्ट्रांगली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है या एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, वो है ऑक्सीजन, डेक्सामेथासोन, वो रिकवरी ट्रायल में देखा गया है कि उससे बहुत फायदा होता है। और तीसरा एंटीकोगुलेंट टू प्रिवेंट जो क्लॉट बनते हैं लंग्स में, उसको बचाने के लिए एंटीकोगुलेंट। ये तीनों बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हमारे साथ डॉक्टर साहब, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अभिषेक दत्त के पास चल लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, अभी हम देख रहे हैं कि कई ऐसे युवा नेता हैं जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के आधार पर मानवीय कार्य कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देश के अलग अलग हॉस्पिटल से यह भी खबर है कि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर को लेकर हाई तौबा मची हुई, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में क्या आपको नहीं लग रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस तरह की बातें अभी देश के लोग सुनना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर ये सब बातें आप 1 साल पहले करते, जब लॉकडाउन हुआ था, तब समझ आता। अब आप देखिए 13 महीने के लॉकडाउन के बाद आज दिल्ली में मौतें ज्यादा ऑक्सीजन ना होने की वजह से हो रही हैं, कोविड की वजह से नहीं हो रही। अभी मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, वो रेमडेसिविर के बारे में बात कर रहे थे। आपसे बात करते करते 3 मुझको मैसेज आए हैं। अगर रेमडेसिविर दवाई अगर नहीं देनी तो डॉक्टर शुड नॉट प्रिस्क्राइब इट। आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को एक आदेश दिल्ली में जारी करना पड़ रहा है कि इन सेंटरों पे रेमडेसिविर दवाई मिलेगी और इसे एसएचओ की ड्यूटी है। इतना पैनिक दिल्ली में ऑक्सीजन को लेके नहीं, लेकिन इतना पैनिक की जरूरत नहीं है। अगर बंगाल ने जो किया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो कर दिया है, वहां की व्यवस्था, वहां के प्रशासन ने जो कर दिया है, अगर वैसी व्यवस्था पूरे देश में हो जाए कि भाई अगर किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत है तो वो सीधे आदेश करें हॉस्पिटल की तरफ से या अपनी अपील भेजें, रिक्वेस्ट भेजें कि रेमडेसिविर की जरूरत है, सीधे हॉस्पिटल तक पहुंचे। ये बिचौलिया, ये जमाखोर, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो इस माहौल में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, उन सब से निपट जाएंगे। देखिए दिल्ली की परेशानी, जब आप अपने संक्रमित मरीज को अस्पताल में भर्ती करते हैं तो सिलेंडर की जिम्मेदारी आपकी है, रेमडेसिविर दवाई की जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं डॉक्टर गुलेरिया की बहुत ज्यादा और सभी डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, भगवान के रूप हैं। परंतु अगर हमको लगता है कि रेमडेसिविर दवाई इलाज नहीं है तो सरकार को दवाई बंद कर देनी चाहिए। और अगर किसी अस्पताल को रेमडेसिविर चाहिए तो दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के सीधी दवाई वहां पहुंचे। नहीं, ये सब बात तो आपकी ठीक है, जो बात आप अच्छी कर रहे हैं वो बात मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन अभिषेक दत्त जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीति क्यों करने लग जाते हैं आप लोग? राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं,
हम राहुल गांधी के साथ साथ आपके पार्टी के कई और नेता राजनीति के माहौल में ऐसा लग रहा है कि वो इस माहौल में भी राजनीति करना चाहते हैं, इस माहौल का भी वो फायदा उठाना चाहते हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल के पास में सीधे आपका सवाल रख देता हूं क्योंकि अब वक्त खत्म हो रहा है। डॉक्टर अग्रवाल, अगर जरूरत नहीं है रेमडेसिविर की तो फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों कर रहे हैं, और अगर जरूरत है तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बना दे रही है कि सीधे हॉस्पिटल तक मरीज तक रेमडेसिविर पहुंच जाए? नहीं, देखिए, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकार ने आपूर्ति की व्यवस्था की है और रेमडेसिविर इंजेक्शन से 3-4 दिन का समय कम हो जाता है। तो इमरजेंसी में रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रिस्क्राइब डॉक्टर लोग करते हैं क्योंकि और कोई उपाय नहीं रहता, ऑक्सीजन है नहीं। अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी, जो 2-3 दिन में होने की आवश्यकता है, जरूरत हो तो हम चीन से ऑक्सीजन लाएं। जब चीन हमें ऑक्सीजन देना, हमें छोटे मोटे देशों से काम नहीं चलेगा, सिंगापुर वगैरह देशों से, हमें बड़े देशों से। और ऑक्सीजन का मैंने लंदन में जाके देखा है, इतना आसान है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। ये तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकलती है। डॉक्टर अग्रवाल, माफ कीजिए, वक्त इतना ही है हमारे पास, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तो रेमडेसिविर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भाई रेमडेसिविर जो है वो आपकी जीवन दायिनी नहीं है, वो जीवन बचाने के लिए दवाई नहीं है, उससे आपके हॉस्पिटल के दिन भी कम नहीं हो सकते हैं। सिर्फ उन मरीजों को इस पर ये इंजेक्शन इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें डॉक्टर लिखते हैं और क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बीमार घर में पड़े हुए हैं, आपको कोरोना हो गया है तो रेमडेसिविर मंगवा लीजिए, घर में रख लीजिए, लगवा लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसके दुष्प्रभाव जो हैं वो आपके शरीर पर हो सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।